वो कहते हैं कि बहराइच में जो एनकाउंटर हुई कल, वो इसीलिए हुई, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो युवा था और जिनको मारा हिंदू था लड़का, और उसको जिसने मारा उन पर गोली चली, एनकाउंटर हुआ। वो कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति तो बीजेपी कर रही है कि जिन्होंने मारा उनको टारगेट किया गया। भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार, अर्नब जी माफ करिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की कोई सरकार ने वो कह रहे कभी इस प्रकार से ओछी हरकत बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय पे चलती है। आप तो मुंबई में रहते हो। रहते थे जब तक उद्धव सरकार ने आपको वहां से तड़ी पार कर दिया कुछ मात्रा में। उद्धव के लिए तो मैं ज्यादा केयर नहीं करता, आप जानते हैं। पर हमको तड़ी पार करने वाला आदमी अभी तक नहीं है राजनीति में। नहीं, एक आपको कह दूं, कोई जर्नलिस्ट को तड़ी पार करने वाला आदमी, मैं तो अपने बारे में, रिपब्लिक को तो कोई तड़ी पार कभी कर नहीं सकता है। मैं आपको बधाई देता हूं। आप सब इस देश की विकास यात्रा के लिए लड़ते हैं, इस देश को एकजुट बनाने के लिए लड़ते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। पर आप और आपकी मेरी उम्र लगभग एक है, आप थोड़े छोटे होंगे मेरे से। आप याद करिए जी, जब राइट्स हुए थे मुंबई में शरद पवार जी के नेतृत्व में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उस राइट्स में क्यों एक ही समुदाय के लोगों के नाम आए थे? तब तो उनकी सरकार केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी जी। आप याद करिए कि मालेगांव, भिवंडी, मालवानी मेरे क्षेत्र में है, इसमें बार बार क्यों राइट्स होते हैं? इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये क्या भारतीय जनता पार्टी करवाती थी जी? ये राइट्स क्यों होते थे, कौन करवाता था जी? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस हो, शरद पवार जी हो, चाहे आज के इस नए अवतार में उद्धव ठाकरे जी हो, जो गोद में जाके बैठ गए हैं शरद पवार और कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति में स्वयं ही उलझ गए। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का मतलब नहीं है, उद्धव ठाकरे कहते हैं। वो कहते हैं जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं सब मेरे पे विश्वास करते हैं, ये नया हिंदुत्व है। नहीं, पर हमने कब कहा कि मुस्लिम भाई हिंदुत्व के साथ नहीं जुड़ते हैं? हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुत्व कोई आपको अपने धर्म से अलग नहीं करता है, सबको सम्मानित करता है कि अपने अपने धर्म, अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से आप अपना काम करिए, अपना जीवन बिताइए। हम तो रिस्पेक्ट करते हैं हर रिलीजन की, हम कभी जात पात में बांटना नहीं चाहते देश को। और मैं समझता हूं कि यही प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत है कि उन्होंने कभी भेदभाव की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाया, कभी तुष्टीकरण को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने देश को एकजुट करने का काम किया है और यही इस देश को विकसित भारत बनाएगी। अगर ये ताकत है और तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, दो तीन सवाल ये है कि आप थोड़े से बैकफुट पर हैं जून 4 के नतीजों के बाद, और आपने अभी तुष्टीकरण की बात की, अपीसमेंट, इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने वक्फ बोर्ड के बिल को, आप लोग कहते हैं अगर पहले की बीजेपी सरकार होती वक्फ बोर्ड के बिल को पास करा लेती दोनों घरों में। नहीं, अभी कोई भी किसी भी जगह में, भारत के किसी इलाके में, किसी के घर को, किसी के कॉलोनी को, कल केरल की एक स्टोरी थी कि 30,000 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने आके कह दिया हमारी जमीन है। वहां पे हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, उनको बोला जा रहा है आप निकलो इधर से। वो कहां जाएंगे? एक तरह से वक्फ की टेरर हो गई है। आजकल जो वक्फ बोर्ड पुराना कांग्रेस के समय से चले आ रहे हैं, उसमें तो कल वो कहे ये अशोका होटल भी वक्फ नहीं, उन्होंने कहा, या आपका जो नया सेंटर बना है नोएडा में रिपब्लिक का, वो कहेंगे, क्लेम कर दे कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आप तो उलझ जाओगे, दिन रात कोर्टों के चक्कर बदरुद्दीन, अब मुझे तो आदत है कोर्ट के चक्कर करने की, उसमें हमें काफी एक्सपीरियंस है पीयूष जी। मगर ये है कि परसों बदरुद्दीन अजमल है, जमीयत उलेमा हिंद के असम के अध्यक्ष है, AIUDF के अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि जो भारत का जो संसद है, पूरा पार्लियामेंट का एरिया, वसंत विहार से लेके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक पूरी हमारी जमीन है, हमारा कब्जा होना चाहिए। अब ये सवाल है मोदी सरकार के बहुत बड़े वरिष्ठ मंत्री से कि ये टेरर कैसे बंद होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं आपकी पूरी मेजॉरिटी की सरकार नहीं है। देखिए, तो आप कैसे ऐसे सिचुएशन हैंडल कर पाएंगे? अब जब चंद्रबाबू नायडू
नीतीश कुमार आपके साथ है, क्या उनकी सबने सहमति की जरूरत है? सबने इसका ठोस समर्थन दिया है। और मैं पहले आपकी एक थोड़ी गलत सूचना को सुधार दूं, जिससे जनता को भी गलत फहमी ना हो। ये जो सोच है कि पहले की मोदी सरकार होती तो वक्फ बोर्ड को सिर्फ रैम थ्रू कर देती, पार्लियामेंट में पास करती, ये गलत है। आप देखिए, हमने भारतीय न्याय संहिता समेत ऐसे 3 कानून जब क्रिमिनल लॉज को चेंज किया तो आखिर वो पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी में गया, उस पर विस्तार से चर्चा हुई देश भर में, उसी के बाद पास किया जी। तब तो हमारे 303 एमपी थे, एनडीए के 2/3 मेजॉरिटी थी। क्या हमने कोई भी ऐसा कानून पारित किया जी। जिसको हमने रैम थ्रू किया? ऐसा नहीं है। आपने थोड़े बैकफुट पे आपने 2-3 मैं आपको बताऊं, जन विश्वास बिल हम लाए थे जिससे डिक्रिमिनलाइज किया गया 43 कानून को, 43 लॉज में जी। 183 प्रावधान, जिसमें छोटी छोटी गलतियों के लिए आम आदमी को परेशान करने का ताकत थी अफसरों को, और कोर्ट कचहरी की मुसीबत, जेल का डर दिखा के गलत काम करने की संभावना थी। हमने जब उसको पार्लियामेंट में पेश किया, साथ ही पेश करते वक्त ही इसको हमने सिलेक्ट कमेटी में डाला, उसने विस्तार से उस पर चर्चा की देश भर में। वक्त भी आजकल देश भर में चर्चा कर रहे हैं, पब्लिक फीडबैक ले रहे हैं। तो ऐसे जो भी गंभीर कानून आते हैं उसको हम चाहते हैं कि उस पर विचार विमर्श हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 8 साल तक, 2014 से 20-21 तक, करीब 6-7 साल तक इस पे विचार विमर्श हुआ देश भर में। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की गई। तो हम तो बड़ी इंक्लूसिव गवर्नमेंट, लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। जी। पर अगर पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्लियामेंट चलने ही नहीं दे, दिनों दिन महीनों तक पार्लियामेंट डिस्टर्ब करे, चलने नहीं दे, तो स्वाभाविक है कि कुछ कानून हमने फिर पास करने पड़े उनके बगैर। लेकिन जब पार्लियामेंट व्यवस्थित चली है तो हमारी कोशिश यही रही है कि स्टैंडिंग कमेटी हो, सिलेक्ट कमेटी के माध्यम से जनता के साथ विचार विमर्श करके करना चाहूंगा कि ये राहुल गांधी की बालक बुद्धि हो या उनका बचपना हो, या बालक बुद्धि और बचपने की किसी तरह से एक विचित्र कॉम्बिनेशन हो, मगर जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार पर मेरा मानसिक कब्जा हो चुका है। नहीं, उन्होंने कहा कि एक तरह से साइकोलॉजिकल होल्ड मैंने कर दिया है सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर। और ये नैरेटिव बनी है, अभी हरियाणा चुनाव के बाद बदल रही है, मगर नैरेटिव तो 3 महीने बनी थी ना। पता नहीं ये कुछ राहुल गांधी जी टोटके उटके करते होंगे जो उनको लगता है कि उन्होंने मानसिक, आप उनको सीरियसली नहीं लेते। हमारी सरकार ने तो जो 100 दिन में काम किया, हम सब ने जनता के में आएगी। 2024 के चुनाव के बाद तीसरी टर्म में जो मोदी जी ने वादा किया था, 3 गुना ज्यादा काम, 3 गुना ज्यादा तेजी के साथ काम, 3 गुना ज्यादा उत्साह के साथ और 3 गुना ज्यादा परिश्रम करके हम 3 गुना ज्यादा परिणाम देश की विकास यात्रा में यू टर्न्स जो हो रहे हैं, यही काम हमने 2024 जैसे कि यूपीएससी में भर्ती में लैटरल एंट्री की बात हुई थी। मेरी बात सुनिए, जरूर। लैटरल एंट्री की बात हुई थी, एडवर्टाइजमेंट भी हो गई। लैटरल एंट्री की जरूरत है किसी भी देश को, 1 मिनट, टैलेंट की जरूरत है। एक आर्टिकल आ गई, ऑपोजिशन से रिएक्शन आ गए, और अब मैं 3 उदाहरण देके अपनी बात खत्म। नहीं, इसको तो मैं दुरुस्त कर दूं, लोगों को गलतफहमी ना हो। 45 पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी। 2019 में होम मिनिस्ट्री का एक सर्कुलर था कि लैटरल एंट्री का हम स्वागत करते हैं, और जब लैटरल एंट्री होगी तो जो नॉर्मल एंट्री रूल्स में, जो नॉर्मल भर्ती में जो प्रावधान है, उसको सम्मानित करते हुए लैटरल एंट्री की जाएगी। वो उसमें थोड़ी चूक रहेगी। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।